स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। जैसा कि हर रोज हम आपके लिए एक्स-रे रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, दिन भर की बड़ी और अहम खबरें जांचते हैं, परखते हैं, पड़ताल करते हैं और फिर आपके लिए लेकर आते हैं आज की अहम एक्स-रे रिपोर्ट्स। आज आपके लिए क्या है खास, आइए आपको बताते हैं। आज की एक्स-रे रिपोर्ट टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। पहले बताएंगे सूरजपाल का नया अड्डा कहां से सामने आया है, इसके तह तक जाएंगे। इसके बाद एक मैकेनिक आतंकी निकला है। दर्शकों, आपकी गाड़ी ठीक करने वाला भी आतंकी हो सकता है, इसलिए सावधान हो जाइए। आखिर में बात करूंगा कब तो आ गया है, अब मेडल का इंतजार है। इस पूरी खबर की तह तक जाएंगे, लेकिन पहली खबर क्या है आइए बताते हैं। पहली खबर में आज के सवाल जिनके जवाब मैं आपको देता हूं। सूरजपाल की आखिरी लोकेशन कहां मिली, यह आपको बताऊंगा। इसके बाद पाखंडी की स्पेशल चाय में कौन सी घुट्टी है, यह भी आपको बताऊंगा। और आखिर में बताऊंगा क्या नारायण साकार हरि को बचाना चाहते हैं राहुल गांधी। ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इनके जवाब आज आपको मैं देने वाला हूं, क्योंकि जिस तरह से हाथरस की घटना घटी उसके बाद से कई बड़े और अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा दर्शकों, आज से 4 दिन पहले हाथरस में 121 लोगों की जान चली गई। हादसे में कई महिलाएं और बच्चे चंद मिनटों में मौत के घाट पर गए। ये लोग वहां सो कॉल्ड बाबा सूरजपाल के सत्संग में पहुंचे और सत्संग से कुछ नहीं मिला इन्हें, सिर्फ जिंदगी भर का दर्द मिला है। लेकिन तभी से एक सवाल सबके जहन में कौंध रहा है। सवाल यह कि जिस सूरजपाल जाटव के सत्संग में 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए, वो नारायण साकार हरि कहां हैं? खुद को बाबा कहकर पुकारने वाला सूरजपाल जाटव तब से कहां गायब है, कहां फरार है? खुद को परमात्मा का दर्जा देने वाला पाखंडी बाबा जब भगदड़ मची तो कहां भाग खड़ा हुआ, और तब से अभी तक क्यों किसी के सामने नहीं आया? लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक्स-रे रिपोर्ट में कि बाबा कहां पर है, सूरजपाल जाटव कहां हो सकता है। उसके ऐसे 24 ठिकाने हैं जिनकी जानकारी हमारे हाथ लगी है। कई बीघा जमीन पर फैले उन अड्डों में कहीं किसी कोने में क्या वो छिपा हो सकता है? अपने पाखंड को किसी बक्से में बंद कर आम जिंदगी जीने की कोशिश तो जरूर कर रहा होगा ये सो कॉल्ड बाबा, लेकिन इसका ज्यादा दिन तक बच पाना बहुत मुश्किल है। दर्शकों, बाबा कहां कहां पर भाग सकता है, कहां कहां पर रह सकता है, इसको लेकर हमने लगातार सवाल भी किए और बाबा के वकील ने बड़े खुलासे किए हैं। बाबा के वकील बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पहले आप जरा उनको सुनिए। जहां होना चाहिए वहां है। कहाँ आश्रम? नारायण साकार हरि का जहां है वहां होना चाहिए। पुलिस को पता, मैं आपके माध्यम से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, नारायण साकार हरि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं। जहां कहीं जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें शामिल होंगे, जांच में शामिल होंगे। तो देखा, जहां होना चाहिए वहां है। सूरजपाल का ठिकाना कहां कहां हो सकता है, अब मैं आपको बता रहा हूं। इन तस्वीरों को देखिए दर्शकों, मैनपुरी, नोएडा, कासगंज और चौथी तस्वीर कानपुर की है। दर्शकों, यहां पर हो सकता है। और एक और हाथरस, जहां पर यह हादसा हुआ, क्या वहां से बाबा भागा ही नहीं, वहीं पर है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकारी मैं दे दूं कि इन सभी जगह पर न्यूज का एक्स-रे करने वाली टीम पहुंची है और वहां से बाबा की पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पाखंडी बाबा से जुड़े कई रहस्य, कई जानकारियां, कई खुलासे दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अगर अब तक कोई सामने नहीं आया तो वो है सूरजपाल जाटव। ऐसे में हमारी टीम उन सभी लोकेशन की तरफ बढ़ गई जहां सूरजपाल जाटव हो सकता था। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची कासगंज के बहादुर नगर। ये बाबा का पैतृक गांव है। इसी घर पे बाबा का जन्म हुआ था और यहीं से बाबा जो है कुछ साल यहाँ रहते हैं, पुलिस कांस्टेबल बनते हैं और उसके बाद बाबा सत्संग की शुरुआत कर देते हैं। हमारी दूसरी टीम ने मैनपुरी वाले आश्रम में सूरजपाल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो यहाँ भी नहीं था।
अलग अलग आश्रमों में जाकर पड़ताल की कि भोले बाबा कहाँ हैं। ये मैनपुरी का आश्रम है, इसके ऊंचे दरवाजे को देखिए। दरवाजा इतना ऊंचा है कि अंदर देखना मुमकिन नहीं है। हमारी टीम ने नोएडा वाले आश्रम में भी बाबा की तलाश में दबिश दी, लेकिन वहां हमें सूरजपाल तो नहीं मिला। लेकिन यह जरूर पता चला कि केयर टेकर यहां रहता है, वो भी फरार है। बाबा का आखिरी लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हो सका। अभी हम नोएडा के सेक्टर 84 में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा का ये नोएडा का आश्रम है, जो कि काफी लंबे समय से बंद बताया जा रहा है। साफ है, सूरजपाल जाटव अकेले नहीं, अपनी पूरी फौज के साथ अंडरग्राउंड है, यानी बाबा भगोड़ा है। तो देखा आपने, बाबा की सभी लोकेशन पर हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, आपके होश उड़ जाएंगे, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह है कानपुर का आश्रम। सत्संग में हुई मौत के बाद सूरजपाल के आश्रमों पर पुलिस लगातार पहुंच रही है, पूछताछ कर रही है, और इसी कड़ी में रिपब्लिक भारत की टीम पाखंडी बाबा के साम्राज्य की पड़ताल कर रही है। कानपुर पहुंच गई हमारी टीम, और सूरजपाल का यह आश्रम कानपुर के बिधनू के कसूई गांव के किनारे मौजूद है। यह आश्रम कानपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर 5 से 6 बीघे की जमीन पर बना हुआ है, और इस आश्रम के गेट पर ही ये आप देख रहे हैं सोने के रंग के 5 बड़े बड़े गुंबद बनाए गए। आश्रम के बाहर के हिस्से में सूरजपाल की तस्वीर लगी हुई है, फूलों से इसे सजा दिया गया है। दर्शकों, यह आश्रम के बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्हीं गुंबद का मैं जिक्र कर रहा हूं अपनी बात में। इतना ही नहीं, तमाम मानव धर्म की पंक्तियां अंदर लिखी हुई हैं। अंदर से आपको यह जानकारी दे रहा हूं जिससे आम व्यक्ति उस ओर आकर्षित हो जाता है। इतना ही नहीं, आश्रम में 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं, एसी कमरे हैं, बड़े बड़े पंखे हैं, बरामदे में लगे हुए हैं। अंदर जाकर तो ऐसा लगता है किसी राजमहल में आ गए हो आप। अंदर आलीशान सत्संग भवन बना है। सत्संग भवन के ठीक सामने आप देखिए आलीशान सिंहासन बना हुआ है सफेद रंग का, इसी का जिक्र कर रहा हूं मैं, और उसके ठीक बगल में वो झूला जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी टीम पहुंची है उसके अंदर, और आश्रम में हमारे सहयोगी भी देखकर हैरान रह गए। हमारे सहयोगी गौरव की ये रिपोर्ट देखिए जरा आश्रम के अंदर से। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त मौजूद है बाबा साकार हरि के आश्रम में, जो कि कानपुर के बिधनू स्थित है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही लगातार जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आई थी, जिसको जो लॉक है उसको नहीं खोला जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि जो चाबी है वो नहीं मिल रही है। कमरे की अगर बात की जाए तो ये कमरा जहाँ पर बाबा के रुकने की बात बताई जा रही है, इसकी जो विंडोज़ हैं उस पर बाकायदे फिल्म लगी हुई है, जो कि अंदर कोई देख ना सके, और जो रूम है वो पूरी तरह से लॉक्ड है, इसमें ताला है। इसके अंदर ही बताया जा रहा है कि जो बाबा है वो यहाँ पर आकर रुकता था। तो देखा आपने, कमरे बंद हैं, वहां कोई नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं आलीशान हैं। इससे ये बात पुख्ता होती है, क्या बाबा का कनेक्शन अभी कानपुर में भी है? अब मेरे सामने 2 केस आए और हमारी टीम ने पूरी स्टडी के बाद केस तैयार किए हैं। क्या है ये केस, समझ लेते हैं। केस 1 क्या कहता है? भक्त कहते हैं कि बाबा 1 रुपये भी दान नहीं लेते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अपने नाम से दान ना लेकर ट्रस्ट के नाम पर दान लेता था सूरजपाल। सूरजपाल ने खुद के नाम कोई संपत्ति नहीं खरीदी। नारायण साकार हरि स्थानीय लोगों को ही ट्रस्टी बनाता था। करीब 100 करोड़ दर्शकों, इतना बड़ा साम्राज्य है। देश भर में 24 आश्रम है। इतना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आश्रम फैले हुए हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी कार, बड़ा काफिला सूरजपाल जाटव के पास है। काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात क्या, सूरजपाल जाटव खुद फॉर्च्यूनर से चलता है। नारायण हरि के पास 5000 लोगों की सेना थी। लेकिन इतना ही नहीं, इसके पीछे की कहानी क्या है, केस 2 आपको समझाता हूं। ये साम्राज्य आपने देख लिया, सूरजपाल का साम्राज्य खत्म होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाबा ने सभी आश्रम अवैध जमीन पर बनाए हुए हैं। बाबा के साम्राज्य पर अब पुलिस और प्रशासन की नजर है। पुलिस लगातार पूछताछ के लिए अलग अलग आश्रम में पहुंच रही है
और अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर भी चल सकता है, यह मैं आपको बता रहा हूं। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन की जानकारी जुटाई जा रही है, इसके बाद बड़ा और कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए कि साम्राज्य बना लिया, लेकिन इतने भक्त आखिर कैसे आते थे? क्या वो कारण थे जो भक्त साकार हरि के जाल में फंस गए, या सो कॉल्ड बाबा सूरजपाल जाटव के जाल में फंस गए? मैं आपको बताने वाला हूं। इसके पीछे का कारण है नारायण साकार हरि ने अंधविश्वास के जाल में लाखों लोगों को फंसाया। वो अपने मायावी बोल और उपायों से खुदा या ईश्वर ना जाने क्या क्या बताता था। उसकी बातों में फंसकर भोले भाले लोग चमत्कार की आस करते थे, और इसी पाखंडी बाबा ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। सत्संग में आशीर्वाद से चमत्कार, समस्त कष्टों को दूर करने की उम्मीद। सत्संग में दूर दराज से लाखों भक्त आते थे इसी उम्मीद में, और बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए वहां भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब तफ्तीश हुई है और हमारी पड़ताल में पता चला एक चाय के बारे में। दर्शकों, ये चाय के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर, हमारे कैमरे पर, सूरजपाल जाटव की एक भक्त ने बताया कि पाखंडी बाबा की बिना दूध वाली चाय बड़ी चमत्कारी। आप देखिए जरा, इसकी एक घूंट पीने भर से सारे दुख दूर हो जाते हैं, दावे किए जा रहे हैं। सोचिए आप, यही नहीं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज ये चाय करती है। चाय में छिपे होने का दावा किया जा रहा है, और सूरजपाल के भक्त ने बताया कि बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, पेट से संबंधित बीमारी भी ये चाय दूर कर देती है। बात आगे बढ़ी तो यह पता चला कि चाय भक्तों को सत्संग से पहले बांटी जाती थी। जो उस समय तक वहां पहुंचता उसे चाय मिलती, जैसे ही चाय भक्तों के पास पहुंचती भक्त टूट पड़ते। और यह केवल चमत्कारी चाय नहीं थी, कई लोग तो इसी चाय को पीने के लिए यहां पर आते थे और कहते थे कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि भक्तों को यह चाय पीने के लिए सूरजपाल चमत्कारी दिखता था चाय पीने के बाद। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, सुनिए जरा, आपके होश उड़ जाएंगे जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं कि चाय हर मर्ज की दवा है। सुनिए जरा। बाबा के मामले में एक इंपॉर्टेंट जिक्र चाय का आ रहा है कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो लोगों को चाय पीने के लिए दिया जाता है। हमारे संग एक माताजी मौजूद है, वो बता रही है चाय पीने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। आपको आंच पे दिखाई देगी बर्तन में वो चाय पकती हुई। खास बात इसमें अलग क्या है कि इसमें पीपल का पत्ता भी डाला गया है और एक तरीके की जड़ भी डाली गई है लाकर, जो पास में मिलती है। पीपल का पत्ता आपको ऊपर उबलते दिखेगा और हाथ में नींबू लेकर देखिए महिला बैठी हुई है। कब बनती है? हर दिन बनाते हैं आप लोग? कब कब बनाते हैं? कोई समस्या आती है, कोई बीमार आते तब तो कोई मतलब कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका सत्य के साथ भजन कर रहे हैं, तब बनाते हैं। जैसे घर में बीमार पड़ गया तो क्या करते हैं? हाँ, तब नहीं बनाते, मतलब उनका नाम लेके और जाप करके और वो दे देते बच्चन को, तो आराम मिल जाता। जो सवित्ते पहुँच जाए उसे मिल जाए, जो नहीं पहुँचे उसे नहीं मिले, और जो 11 बजे पहले पहुँचे उसे मिल जाए। नहीं, प्रसाद है, प्रसाद है। कौन बनाना सिखाया आप लोग को ये चाय? जहाँ पे छोटा मोटा सत्संग होता था, प्रोग्राम वहीं बनता था, हर जगह नहीं बनता। जहीं पे मतलब सत्संग होता है उसी जगह बनाया जाता है, वहीं बांटा जाता है आरती होने के बाद। ये चाय बहुत फायदा देती है, आप लोग मानते हैं कि इससे दुखों का अंत हो जाता है? हाँ। क्या जैसे आपके जीवन में कुछ हुआ हो जिससे चाय ने फायदा दिया हो? चाय तो मतलब शरीर में जैसे कोई दिक्कत है तो उससे चाय से ही काफ़ी आराम मिल जाता है शरीर में। बताइए, कभी आपके साथ हुआ हो, कोई बीमारी हुई हो, चाय से फायदा मिला? भाई हमको तो मिला, हम झूठ क्यों कहें। बताइए क्या हुआ था? ये शरीर में कोई भी बीमारी सी जैसे हो तो उसे इसे पीने से आराम मिला हमें। तो देखा आपने, चमत्कारी चाय लोगों को लग रही है, लेकिन क्या ये विश्वास है, अंधविश्वास से बड़े सवाल हैं। लेकिन हमने अपनी पड़ताल को आज फिर आगे बढ़ाया और हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि कहीं इस अंधविश्वास के चक्कर में लोग परेशान तो नहीं हो गए। तो लोगों ने खुलासे भी कर दिए। इस रिपोर्ट में देखिए। 75 घंटों के अंदर सूरजपाल जाटव, उसके किरदार, उसकी साजिश, उसके साम्राज्य और उसके पाखंड से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। नारायण साकार हरि के बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ चुकी हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कैसे एक शातिर व्यक्ति भोले भाले लोगों को फंसाकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। लेकिन यहाँ उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात सामने आती है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखों में बाबा के नाम की पट्टी बांधकर सूरजपाल के फैलाए अंधविश्वास से निकलने को तैयार नहीं है।
हरि परमात्मा है, वो इंसान थोड़ी ना है। हकीकत तो ये है, यही नारायण साकार हरि परमात्मा, इन्हीं का नाम लेने से, दर्शन करने से सब ठीक ठाक रहता है। सुना आपने, ये सूरजपाल की भक्ति में लीन है, जिन्हें और किसी बात का होश हो या ना हो, लेकिन ये सूरजपाल को कलयुग का भगवान बताते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान चुके हैं कि सूरजपाल भगवान या खुदा या कोई अवतार नहीं है, वो पाखंडी है, वो लोगों को ठग रहा है। मुझे नहीं लगता अगर भक्तों की इतना मंदिर में चले आए, वो भी थोड़ा बहुत वो करते हैं, उनने तो कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे भक्त आज मेरे चरणों में इतने मर गए। सूरजपाल जाटव का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। वो बात अलग है, किसी की आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी उतर चुकी है और किसी की उतरने में वक्त लग सकता है। ये सवाल बना हुआ है दर्शक, लेकिन ऐसे कई अंधविश्वास के चक्कर में बाबाओं ने खेल रचाए और हमने आज फुल एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है। इसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा बाबाओं के इतिहास में। ये बाबा बड़े बड़े आ जाते हैं और आप लोगों को, कई ऐसे लोग हैं जिनको जाल में फंसाते हैं, लेकिन इतिहास क्या कहता है आइए दिखाता हूं आपको। पहले भी कई पाखंडी बाबा कंट्रोवर्सीज में फंस चुके हैं। कई मौलवी और पादरी भी इस तरह के जाल में लोगों को फंसाते हैं। बाबा आसाराम बापू ने हजारों लोगों को छला, दर्शक निर्मल बाबा ने लोगों के अंदर भ्रम फैलाया, बाबा राम वृक्ष ने पुलिस से टक्कर लिया, आप सोचिए, याद होगा आपको, और संत रामपाल ने लोगों के बीच पाखंड फैलाया। इतिहास में राधे मां ने भोले भाले लोगों को गुमराह किया, यह भी हमें पता लगा। और इच्छाधारी भीमानंद ने एक बड़ा रैकेट चला रखा था। नित्यानंद पकड़े जाने के डर से देश छोड़कर ही चला गया। तो इतिहास आपको सावधान करता है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं वर्तमान में क्या चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आइए हम लोग करेंगे वर्तमान का। वर्तमान क्या कहता है हमारा, आइए आपको बताते हैं। हाथरस कांड की शुरुआती रिपोर्ट सीएम योगी तक पहुंच गई है और सीएम योगी को डीजीपी ने 15 पन्ने की जांच रिपोर्ट सौंपी है। दर्शक, सीएम योगी के टेबल पर यह रिपोर्ट पहुंच गई है जो एसआईटी ने तैयार की है। दर्शक, इतना ही नहीं, हाथरस हादसे पर एसआईटी रिपोर्ट्स में बड़े खुलासे हुए हैं। यह भी जानकारी सामने आई है। क्या खुलासे हैं? आयोजन के लिए सही तरह से व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, आयोजनकर्ता ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे। इतना ही नहीं, हादसे के बाद सबूत छिपाने की कोशिश भी की गई थी और अब तक पुलिस ने सेवादार गिरफ्तार कर लिए जिनकी संख्या 6 है और अभी 2 महिलाएं 4 पुरुष गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, जिसकी तलाश की जा रही है और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका पहुंच चुकी है और याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है। यह हमारा वर्तमान कह रहा है कि हादसे के गुनहगारों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यह मांग भी अब तेज होने लगी है। यह तो आपने वर्तमान देख लिया दर्शकों, लेकिन अब भविष्य बहुत कुछ कहता है, आपको सावधान करने वाला होता है। जानते हैं क्या कह रहा है आज का भविष्य? हम इस समय आ गए आपके लिए। क्या कहता है? पाखंडी बाबाओं पर अब जल्द शिकंजा कसने की तैयारी है। अंधविश्वास पर लगाम लगाने की कोशिश होगी दर्शकों, और भक्तों को जागरूक करने के लिए कई सारे कार्यक्रम भी किए जाएंगे। ऐसे कार्यक्रमों की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस ऐसे कार्यक्रम की निगरानी अब बढ़ाएगी। इस तरह के हादसे ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। भीड़ का सही अनुमान होने पर ही इजाजत प्रशासन की तरफ से मिलेगी और कार्यक्रम स्थल पर मेडिकल की सुविधाएं बहुत जरूरी हो जाएगी, ये कह रहा है। लेकिन आपको सावधान होना होगा दर्शकों, और हमने न्यूज की एक्सरे रिपोर्ट इसीलिए आपके लिए तैयार की। लेकिन आज एक और खबर मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको सावधान करने वाली है, और उस खबर को आपको देखना चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो पहली खबर थी उससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब मैंने दिए। अगली खबर क्या है आइए आपको बताता हूं। ये आप देखिए, मैकेनिक आतंकी निकला है दर्शकों। किस शहर में घूम रहा था दहशतगर्द, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आतंकी के निशाने पर कौन कौन था और भारत में पकड़ा गया। धमाका पाकिस्तान में हुआ है दर्शकों। जो पाक आतंकियों को भेजता है वहां पर धमाका हो गया। लेकिन आप सोचिए, जो गाड़ी आप चलाते हैं
जो कार या बाइक आप इस्तेमाल करते हैं उसको ठीक करने वाला आतंकी हो सकता है। देश को दहलाने की साजिश रचने वाला आतंकी ये टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। एटीएस ने इस पर शिकंजा कस लिया है दर्शक, और एटीएस ने जैसे ही कार्रवाई की उसके बाद सभी के होश उड़ गए कि आखिर ये यहां क्या कर रहा है। इसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के खंडवा से हुई है दर्शक, लेकिन बहुत कुछ बताता है ये एक्शन, ये कार्रवाई बहुत कुछ कहती है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली ये बड़ी फिराक में भी था दर्शक, और इसने पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके मन में कई सारे प्लान्स चल रहे थे, लेकिन इन सब का खुलासा हो गया। पहले आपको ये सीसीटीवी दिखाता हूं। इस सीसीटीवी को जरा आप देखिए, एटीएस ने कैसे शिकंजा कसा है। नए नए संगठन तो आ रहे हैं, आम फौज तैयार हो रही है, लेकिन आप देखिए भोपाल एटीएस ने गिरफ्तार किया है, और इन आतंकियों का कनेक्शन इंडियन मुजाहिदीन से भी मिल रहा है, जहां एक नाबालिग है और दूसरा 34 साल का आतंकी है। एक आम मोटर मैकेनिक है और आम जैसे लोगों के बीच में ही घूम रहा था, बेहद खतरनाक मंसूबे लिए। सोचिए जरा, लेकिन बड़ी बात यही है कि ये किस शहर में घूम रहा था और कहां इसको अंजाम देना था अपने पूरे प्लान को, वो इस रिपोर्ट में समझिए। खंडवा की सलूजा कॉलोनी और गुलमोहर कॉलोनी में गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे सनसनी फैल गई। जिस वक्त मोहल्ले के कुछ लोग नमाज के लिए घर से निकले थे, ठीक उसी वक्त 2 गाड़ियों में सवार कुछ लोग मोहल्ले में दबिश देने पहुंच गए। 4 लोग पहले पैदल आए हैं, उसके बाद में फिर 4 गाड़ी हो रही है। उनके साथ में महिला पुलिस भी थी, और जो लोग थे उन्होंने मुंह पे मास्क बांधा हुआ था, और जानकारी के मामले में कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थे कि हम कहां से हैं, हम पुलिस है। मात्र एक बच्चे को उठाया, वो भी बच्चा नाबालिग है। 3-4 महिला भी थी और गन भी थी उनके पास में। एटीएस की टीम आंधी की तरह मोहल्ले में दाखिल हुई और आतंकियों को गिरफ्तार कर तूफान की तरह रवाना हो गई। स्थानीय लोगों की समझ में ही नहीं आया कि ये लोग कौन थे और फैजान को अपने साथ क्यों ले गए, लेकिन इस दबिश का खुलासा जब भोपाल एटीएस ने किया तो सभी के होश उड़ गए। आतंकी फैजान पिता हनीफ शेख, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, और इससे भारी मात्रा में IM, ISI, IS एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं ये जब्त किया गया है। फिलहाल आतंकी फैजान एटीएस के गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो देखा, यही था वो फैजान जो आम लोगों की तरह घूम रहा था, लेकिन इसके जहन में था खतरनाक मंसूबा। इसके 2 केस हमारे सामने आए, जल्दी से आपको केस बता देता हूं, हमारी टीम ने तैयार किए हैं। खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार किया गया है, और आईसिस के भी संपर्क में था। ये आतंकी के घर से जिहादी साहित्य बरामद हुआ। एटीएस ने 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए। यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको इसके मंसूबे बताने वाला हूं। फैजान खतरनाक मंसूबे लिए था, लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था, अकेले जाता। फैजान के निशाने पर सुरक्षा बलों के जवान थे, हमारे सैनिक थे। फैजान ने कई जवानों की पहले रेकी की थी, और सुरक्षा बलों का परिवार भी निशाने पर था। बड़ा मुजाहिद बनने की फिराक में था, लेकिन पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा। लेकिन इस मसले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस और एटीएस की पीठ थपथपाई है। सुनिए क्या कुछ कहा। आतंकवाद की किसी भी घटना के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार बहुत सजग है और सतर्क है, पुलिस भी बहुत सतर्क है। मैं पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। खंडवा के एक दुर्दांत आतंकवादी को पकड़ने की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, और इस अवसर पर ये बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ किसी प्रकार की ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं। इनका तो काम ही है, ये करते क्या है, इनकी नापाक हरकतों के कारण से ही ये इस स्थिति बनती है। ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस हमेशा हिंदू आतंकवाद की बात करती है, एक बार भी ऐसी घटना में मौन रहती है। लेकिन अब मैं दर्शकों जो एक्सरे रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं, आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि स्लीपर सेल आपने एक शब्द सुना होगा, इसका कनेक्शन हमें इतिहास में मिलता है।
क्या कहता है इतिहास आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में कई आतंकी संगठनों के निशान मिले हैं इतिहास में। जमात उल मुजाहिदीन, पीएफआई, आईएसआईएस और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मिल चुके हैं। 2008 में पहली बार मध्य प्रदेश में सिमी का आतंकी ट्रैक हुआ। सिमी ने बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की भारत में एंट्री कराई थी। जमात उल मुजाहिदीन और सिमी बांग्लादेश में काफी एक्टिव है। इतिहास हमें बताता है 2022 में जेएमबी के 9 आतंकी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए। इन आतंकियों के पास सिमी से जुड़े लिटरेचर भी बरामद किए गए थे और पिछले 2 साल में पीएफआई के 30 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दर्शकों, मध्य प्रदेश एटीएस ने 3 साल में पकड़ा है और अब इनकी तरफ। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि वर्तमान में किस तरह की तैयारी की जा रही है, आइए आपको बताता हूं वर्तमान क्या कहता है, किस तरह का एक्शन अभी तक लिया गया है और आगे क्या तैयारी है। आइए आपको जरा दिखाता हूं। खंडवा में इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। दर्शकों, लगातार आतंकी फैजान के तार आईसिस से जुड़े होने की भी बात सामने आई है। फैजान कुख्यात आतंकी अबू फैजल से प्रभावित था। दर्शकों, एक मैकेनिक आतंकी, सावधान रहिएगा, भटकल भाइयों को अपना आदर्श मानता था। इतना ही नहीं, फैजान रियाज भटकल के कर्नाटक वाले घर भी जा चुका है। सोचिए आप, इसके तार कहां तक फैले हुए हैं, कहां तक जुड़े हुए हैं, और उसकी तरह ही ये दहशत फैलाने की फिराक में था। एनआईए ने 2023 में शक होने पर फैजान से पूछताछ की थी। दर्शकों, उसके बाद से लगातार पड़ताल की गई और फैजान के घर पर इंटेलिजेंस की नजर लंबे समय से थी, नजर बनाए हुए थे। सोशल मीडिया पर फैजान जिहादी पोस्ट करता था और यही वर्तमान जो है हमें भविष्य की तरफ ले जा रहा है। क्या भविष्य खतरनाक हो सकता था? आइए आपको दिखाते हैं भविष्य में क्या कुछ है। भविष्य में आ गए हम लोग। भविष्य क्या कहता है? फैजान से एटीएस की टीम अब पूछताछ कर रही है। दर्शकों, और फैजान के लिंक खंगालने में एटीएस की टीम जुट गई है, जो पाक तक जा सकते हैं। आतंकी से बड़े खुलासे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आतंक के नए मॉड्यूल का खुलासा भी हमारी एटीएस कर सकती है। और फैजान जैसे आतंकी एटीएस और एनआईए के रडार पर हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में एक्शन जारी है। स्लीपर सेल्स पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो सावधान करने वाली खबर थी कि एक मैकेनिक आतंकी हो सकता है। अब मैं आपको आज की हमारी अहम रिपोर्ट की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको हर तरह की खबरें दिखाएं। इसलिए हमने आपको ये जानकारी दी, एक एक खबर बताई, जानकारी बताई। दूसरी खबर क्या है, आइए आपको बताता हूं। ये आप देखिए, अब हमें मेडल का इंतजार, कब तो हम ले आए, क्या बताऊंगा आपको। ओलंपिक के लिए कैसी है भारत की तैयारी, पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से क्या मांग लिया, ये आपको बताऊंगा, और किस किस गेम में भारत को मेडल की उम्मीद है। ये पूरी तैयारी हो गई है। हाल ही में आपने देखा भारतीय टीम हर तरह के खेल अच्छे से खेल रही है और उम्मीद हमें अब मेडल की ओलंपिक में। क्योंकि आप पहले 2 तस्वीर देखिए, कल ही मुलाकात की, क्रिकेट में भारतीय टीम विजय हुई है, और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से। पेरिस की हमारी तैयारी जबरदस्त है। दर्शकों, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है और खेल के क्षेत्र में भारत नए आयाम लगातार हासिल कर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है और इस बार भारतीय दल की कोशिश है अपने पदकों की संख्या को दौरे अंक तक पहुंचाना। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए ये खिलाड़ी जा रहे हैं। आप देखिए, इन सभी से बात की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाया है। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी देश को गौरवान्वित करेंगे, 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। भारत पेरिस ओलंपिक के लिए लगभग 120 खिलाड़ियों को भेज रहा है। ऐसे में पूरे देश को उम्मीद है कि ये खिलाड़ी इस बार टोक्यो ओलंपिक से भी बेहतर प्रदर्शन करें। आज 90 खिलाड़ियों से बात की है। साथ ही उन्हें सुझाव के तौर पर कहा, चकाचौंध में खोना नहीं है, दबाव लिए बिना आपको देश के लिए खेलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक जाने वाले भारतीय एथलीट से आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा से खास फरमाइश की। क्या मांगा, ये आपको बताने वाला हूं। ओलंपिक की तैयारियों में जुटे नीरज से उन्होंने कहा
कि मुझे आपकी मां के हाथ का चूरमा आपने अभी तक नहीं भेजा है। टोक्यो से जब नीरज स्वदेश लौटे थे तब उन्होंने पीएम मोदी को चूरमा खिलाने का वादा किया था। सुनिए जरा क्या बातचीत हुई। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और वाला नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफी अच्छा रहा। और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप। तो सुना आपने। अब आपको भारतीय क्रिकेट टीम से पीएम मोदी की वो बातचीत हम सुनाने जा रहे हैं जिसका कल से आपको बेसब्री से इंतजार था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर पीएम मोदी ने विराट कोहली, रोहित शर्मा से क्या बात की है। सुनिए। मैंने सही पकड़ा है ना? वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। कुछ अलग करना। तो ये चहल का आइडिया था क्या? तो उम्मीद हम यही करते हैं कि पेरिस ओलंपिक के बाद भी खिलाड़ी आए, भारत का नाम रोशन करें। फिलहाल न्यूज का एक्सरे कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। तो बताना चाहता हूं, एक अहंकारी आदमी ने लोकसभा में कहा था एक अकेला सब पर भारी। किसने कहा था? जनता ने बता दिया, उसका अहंकार तोड़ दिया है। और दूसरा कहा था 400 पार। कभी भी किसी पॉलिटिक्स पार्टी ने ऐसे नारे नहीं दिए जो इन्होंने दिए हैं। तो राहुल गांधी को तो कह रहे हैं राहुल गांधी डबल अंक से जीत के आए, डबल करके आए, उस पर तो आप बुराई कर रहे हैं। और जो 3 से 140 240 पर आगे, उस पर चर्चा नहीं है। इसकी हार की जिम्मेदारी कौन लेंगे? प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए नैतिकता से। सही मायने में इनके हालात खराब है। और मोदी की गारंटी का तो चर्चा ही नहीं है। भाई मोदी की गारंटी थी अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे, मजदूर को जहाज में बैठाएंगे, छत देंगे, उस पर चर्चा ही नहीं है। कहना क्या, मैं कहता हूं पिछले 10 साल से छोटे से बड़ा नेता झूठ 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 और झूठ ही बोल रहा है। राहुल गांधी ये तो कह रहा है झूठ मत बोलो, सच बोलो। आप सच बोलो तो हम आपके साथ खड़े हैं। ना मणिपुर पर कोई बात रखी इन्होंने, ना अपनी बेटियों पर जिनके साथ जो गोल्ड मेडल भारत का नाम करा उन पर कोई चर्चा। चुप हो जाते प्रधानमंत्री, नीट पे चुप हो गए, खामोश हो जाते हैं, कोई ट्वीट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी